वो समझ लीजिए सीआरएम होता क्या है। सीआरएम एक कॉकपिट है, इस फोटो को देख के आप समझ रहे होंगे हवाई जहाज का अंदर का सिस्टम है। तो सीआरएम आपको सबसे पहले दिमाग में डालना है कि ये ऐसा शब्द है, ऐसा टूल है जो पायलट की तरह आपके एम्प्लॉयज को काम करने पे मजबूर करता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए पायलट क्या काम करता है। वो हवाई जहाज में बैठ के उन बटन्स को वन बाय वन दबाता है जिसके ऊपर अलार्म आती है। यानी जैसे अगर आप पायलट हैं या कभी भी आप पायलट की ट्रेनिंग करेंगे तो आपको होता क्या है, होता यह है कि दरवाजा खोल के आप अंदर जाएंगे तो एक बटन यहाँ पे बताएगा कि इसको दबाओ कि तुम बताओ कि तुम कुर्सी पे बैठ गए हो, तो ये बटन दबाएगा। बटन दबाते सिस्टम को पता लगा कि पायलट कुर्सी पे बैठ गया है। फिर दूसरा बटन इधर से बक 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 आवाज देगा और कहेगा सुनो तुम ये वाला बटन दबाओ, इससे फैन चालू होगा। अच्छा ये वाला बटन दबाओ, अपने पहियों का चेक करो, ये बटन दबाओ, तेल चेक होगा। ऐसे करके उसको वन बाय वन बाय वन बाय, और कभी कभी एक साथ तीन तीन जगह अलार्म बजती है कि भैया ये वाला बटन दबाओ और उसके बाद ये वाला दबाओ और उसके बाद ये दबाओ। तो जो इससे जानते हैं क्या होता है, इससे हर पायलट को एक पर्टिकुलर कोई भी हवाई जहाज उड़ाने में दिक्कत नहीं होती। उसको खाली एक ही दिमाग होता है, बताया जाता है ट्रेनिंग में, अपना दिमाग मत लगाना। जो सीआरएम कह रहा है, जो तुम्हारे कॉकपिट में बटन दब रही है, तुम बस वही करना। अगर कॉकपिट में बटन दब रही है कि ये वाला उठाओ तो तुम उठा देना, ये कह रहा है दबाओ तो दबा देना, अपना बुद्धि मत लगाना, नहीं तो भैया प्लेन गई। नाउ अब एक रोल ऑफ एडमिन क्या है। अगर आप मालिक हैं और आपके यहां 2-3 स्टाफ हैं तो आपका रोल क्या है कि एक बढ़िया सीआरएम यानी अच्छा कॉकपिट बनाओ। यानी अगर आपने जोहो खरीदा या कोई भी सीआरएम खरीदा फॉर दैट मैटर, अगर आप उसके बटन सही से नहीं बना पाए जो आपके स्टाफ को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपका सीआरएम फेल हो जाता है। 90% सीआरएम खरीदने वाले बनाने वाले लोग यही फेल हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि मुझे कौन सा बटन कहां देना चाहिए, मुझे अपने स्टाफ के सामने कौन सा मैटर खोलना चाहिए कि ये करो, ये दबाओ, इधर से जाओ, ये वाला मेल भेजो, ये कौन सा काम होने चाहिए। तो मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूं कि वो कौन से काम होना चाहिए। मेरा पूरा ट्रेनिंग कंप्लायंस के दायरे में जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कोई बुद्धिमान आदमी नहीं हूं कि मैं बताऊं कि किस बात के बाद क्या होना चाहिए, लेकिन जो सेबी ने हमसे कहा है या फिर जो एमफी हमसे चाहती है ड्यू डिलिजेंस के तहत, हम अगर उसको ही अपना रूल बना लें तो मेरा सीआरएम खुद ब खुद बन जाएगा। तो हमसे सीआरएम में जो जो चीज डीडीक्यू में चाहता है, मैंने उसी तरह से सीआरएम को प्रोड्यूस कर दिया, और यही मेरा रोल है जिसके लिए आज मैं आप लोग को ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक सीआरएम के अंदर लॉगिन करता हूं, और किसी भी जोहो सीआरएम की लॉगिन करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके पास पैकेज या तो नया हो या पुराना। जो लोग यहाँ पहली बार जोहो देख रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने इस दुनिया को नहीं देखा है, उनको मेरा सजेशन है कि 30 दिन का फ्री ट्रायल होता है, आप कभी भी सब्सक्राइब करें और हाथ हाथ साफ करें उस पर, आपका कोई पैसा नहीं लगना है उस पर। तो इसलिए, और जिनके पास है वो तो समझ ही जाएंगे मैं कहाँ आगे जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी जिनके पास नहीं है, पहली बार सीआरएम लेने जा रहे हैं या ट्रायल बुक करने जा रहे हैं, उनका यूआरएल होना चाहिए जोहो वन। जोहो वन का ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, जोहो सीआरएम का सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा। जोहो सीआरएम जोहो वन का एक छोटा सा पार्ट है। जोहो वन खुद में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें सीआरएम एक उसका छोटा सा एप्लीकेशन है। तो जिसको भी पहली बार जाना हो, एक्टिवेट फ्री ट्रायल करेंगे जोहो वन से करेंगे। ये चाहे आप अपने पास नोट कर लें, कॉपी कर लें, या जो भी आप चाहें ध्यान रखें। चलिए, मैं इस वक्त चूंकि मेरा आईडी बना हुआ है तो मैं साइन इन कर रहा हूं, और साइन इन करके अंदर जा रहा हूं। अंदर जाऊंगा मैं एज ए एडमिन, अभी इसके अंदर एंट्री करता हूं। जब भी आप एंट्री करेंगे, जोहो वन पे जब आप एंट्री करेंगे, आपको कोई काम नहीं करने मिलेगा सिवाय अपने ऐप देखने के। यहां सिर्फ ऐप देख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से ऐप चल रहे हैं। जोहो वन के अंदर काफी सारे ऐप हैं, एनालिटिक्स के, असिस्ट के, बुक के, सीआरएम के, डेस्क के, शीट, सेल्स आईक्यू, XYZ। आपको भी दिमाग नहीं लगाना है। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है कि ये सब क्या है, बस इतना समझ लीजिए कि जोहो वन के अंदर आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं, अपने खुद के सारे फॉर्म्स होंगे, आपका लैंडिंग पेजेस खुद बनेगा,
आपके सारे मैटर, अटैचमेंट्स, चीजें यहाँ रहेंगी, जिसे वर्क ड्राइव कहते हैं। आपका सारा का सारा सीआरएम इसी से चलेगा। आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल यहीं से की जाएगी। ज़ोहो मीटिंग यहीं से होगी। आपकी जूम वूम बंद हो जाएगी, जैसे मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ज़ोहो मीटिंग से कर रहा हूँ। तो ये वन पॉइंट आपका कंट्रोल सेंटर है। लेकिन मैं जो दिखाने जा रहा हूं, इसमें से ज़ोहो सीआरएम का ट्रेनिंग दिखाने जा रहा हूं, तो इसलिए मैं खोलने जा रहा हूं ज़ोहो सीआरएम। आप लोग इस्तेमाल डेली बेसिस पे ज़ोहो सीआरएम करेंगे, यही मेन ऐप है। तो जैसे मैं ज़ोहो 1 में लोडेड हूं और ज़ोहो सीआरएम का यहाँ पे एंट्री किया, तो मुझे कोई पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, ये खुद ब खुद खुल जाएगा। चलिए, ये है मेरे ज़ोहो सीआरएम का फोटो, फ्रंट पेज का फोटो। फ्रंट पेज यानी होम पेज का फोटो। कोई भी अपने हिसाब से अपना होम पेज सजा सकता है। मैंने यहाँ पे अपना एक होम पेज सजाया है। मुझे डेली के अपने टास्क देखने का मन था, मुझे प्रोस्पेक्ट चाहिए देखने का, और जो भी है, मैं यहाँ पे अपने पेज को जैसा चाहूँ वैसा सजा सकता हूँ। अलग अलग कंपोनेंट से इसको डेकोरेट कर सकता हूँ, जिसकी अभी मैं फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल एक कहानी का स्टार्ट करता हूँ कि अगर इतने सारे मेनू होंगे किसी भी वेबसाइट में, मान लीजिए वेबसाइट है आपकी, जिस या सॉफ्टवेयर आपकी, और इतने मेनू होंगे, तो आप देख के पहले तो घबरा जाते हैं कि कौन सा बटन क्या करने के लिए मुझे कहेगा। हम लोग करते क्या है, मैंने आपको बताया कि इतने सारे मेनू का तो ये तो डिफॉल्ट मेनू है, सब बने हुए हैं। लेकिन किसी भी मेनू को समझने के लिए, एक सीआरएम के लिए बेसिक, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी है, ताकि हम आगे बढ़ें तो आप लोग को पता हो कि सीआरएम बनता कैसे है। सीआरएम का जो न्यूक्लियस होता है क्लाइंट, यानी उसका सारे चीज का निचोड़ होता है क्लाइंट। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, जब आप अच्छा सीआरएम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं, तो सीआरएम में क्लाइंट के ही सब कुछ होते हैं। जैसे क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल, क्लाइंट का गोल, क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट का प्रपोजल, क्लाइंट का ट्रांजैक्शन, क्लाइंट का फीडबैक, क्लाइंट का पोर्टफोलियो, क्लाइंट की ही हेल्थ इंश्योरेंस, क्लाइंट का ही लाइफ इंश्योरेंस। तो सब कुछ तो क्लाइंट का है। क्लाइंट का ही नॉन फाइनेंशियल क्वेरी, क्लाइंट का ही। तो यानी मेन मॉड्यूल क्या बना, क्लाइंट। तो हमने क्या करते हैं, हम लोग जब बना के आपको डिजाइन तैयार करते हैं, तो हम कहते हैं कि जहां सीआरएम टीम स्पेस लिखा है, इसको हटा के आप क्विक टैब कर लो। तो क्विक टैब में मैं 3 ही देता हूं, क्लाइंट, फैमिली, प्रोस्पेक्ट, ताकि झंझट ही ना हो। आपके पास सब हैं अंदर पे एडमिन में, लेकिन आपके बच्चों को या स्टाफ को जब आप एक्सेस दोगे, तो बेचारे कहां देखेंगे सब। उनके लिए मैंने एक क्विक टैब बना दिया। ध्यान रखिए, ज़ोहो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है खुद डिजाइन करने की। तो अगर क्विक टैब को आप डिटेल में एडिट करके कहते हैं नहीं मुझे ये 3 के अलावा और चीज देखनी है, तो आप ऐड कर लो मॉड्यूल यहां से। ठीक है, फिलहाल हमने डिफॉल्ट में, जब हम बनाते हैं, आपका डिजाइन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये 3 चीज आए। अब 3 चीज में, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ तो क्लाइंट का है, तो क्लाइंट पे अगर मैं क्लिक करता हूं और कोई क्लाइंट का नाम खोलता हूं, तो मेरे को देखिए उसके बगल में क्या दिख रहा है, क्लाइंट का नोट्स, क्लाइंट का प्रोफाइल, क्लाइंट का गोल, क्लाइंट का यूसीसी, क्लाइंट का प्रपोजल, क्लाइंट का रिव्यू, क्लाइंट का फ्लो, सब चीज यहीं मिल गया मुझे बैठे बैठे। तो क्लाइंट के अटैचमेंट्स, क्लाइंट के जितने भी फाइल्स हैं, क्लाइंट का हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एफडी, डीमैट, फीडबैक। तो अब आपका सवाल आना चाहिए कि भाई ये क्लाइंट का इतने माल अंदर आया कैसे, इस क्लाइंट का, ये टेस्ट आर पटेल मान लो एग्जांपल क्लाइंट का नाम है, तो इसका ये सब सामान आया कैसे। तो कुछ सामान तो आपके इंपोर्ट से आ गए, जैसे कि पोर्टफोलियो डिटेल्स, या कुछ आपने हाथ से डाले और कुछ आपने एपीआई से डाले। तो 3 तरीका है, 3 तरीका दोस्तों याद रखिएगा। पहला, हाथ से डालेंगे। दूसरा, इंपोर्ट करेंगे कहीं से, अपने जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसका इंपोर्ट मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। आप मुझे बताएंगे कि आप फिंसिस यूज करते हैं, मैं फिंसिस से कर दूंगा, रेड विजन यूज करते हैं, रेड विजन कर दूंगा, वो हो जाएगा। या फिर आप बोलेंगे नहीं अविनेश भाई मेरा तो एपीआई मिला हुआ है, तुम उस एपीआई से ये सब फील्ड अपडेट कर दिया करो, तो ठीक है भाई, हम कर देंगे। सो दैट इज दैट इजी। चलिए, फिलहाल हम आते हैं एक क्लाइंट के पूरे एग्जाम्पल में और कैसे उसकी जर्नी चलती है। क्लाइंट से पहले क्या हुआ करता है, प्रोस्पेक्ट। तो पहले हम प्रोस्पेक्ट पे चलते हैं। प्रोस्पेक्ट में अभी हम आप लोगों के सामने एक प्रोस्पेक्ट क्रिएट करते हैं। हाँ, मुझे जैसे ही आगे बढ़ा, देखिए प्रोस्पेक्ट मेनू में मेरा खुल गया प्रोस्पेक्ट। मेरे लिए नोट्स डालना थोड़ा जरूरी हो जाता है, तो मैंने सोचा कि अमित जी को हैंडल करेंगे प्रकाश जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ही इज एन आईएएस and is a good friend of Mr. XYZ.
नीड सम SIP हेल्प। अगर मैं ये नोट्स किसके लिए लिख रहा हूं, अपने लिए तो थोड़ी लिखने की जरूरत है। अगर तो मैं ये जो लीड है ये मैं दे रहा हूं किसी को, तो मान लो मेरे यहाँ एक यूजर है, 3 यूजर है, तो यहाँ पे सब यूजर के ड्रॉप डाउन आएंगे। अभी मैं तो अकेला यूजर हूं इस सिस्टम में, बट कल को आपने 3 स्टाफ को 2 स्टाफ को दिया है, तो आप मैप करेंगे कि अमित किसको दे रहे हो। जिसको दोगे उसके होम पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी होम पेज पे आ गया अमित जी न्यू क्लाइंट गिवन। तो अगर ये लैंडिंग पेज से प्रकाश जी की है तो प्रकाश जी को दिखता, जिसको भी दिखना है दिखेगा और वो काम शुरू करेगा। चलिए, मैं हूं एक स्टाफ इस कंपनी का, मुझे सुबह सुबह ये दिख गया कि काम करना है, मैंने नोट्स पढ़ा, मैंने देखा एक नोट्स है। अब देखिए पायलट की नजर क्या है, पायलट हमेशा उन चीजों पे नजर देता है जहां ब्लिंक हो रहा है। तो मुझे ब्लिंक तो नहीं हो रहा लेकिन नंबर दिखा 1, तो मैंने सोचा पढ़ूं, मैंने पढ़ लिया। अब मुझे अगला कदम क्या करना है वो खुद बता रहा है मशीन। देखिए मशीन क्या बता रहा है, ट्रांजिशन इज कॉल्ड द टास्क, ट्रांजिशन मींस टास्क। वो कह रहा है चलो भाई पिक करो लीड को, पिक करो लीड को, ये बोल रहा है पिक करो लीड को। तो मुझे नीचे ऊपर ज्यादा नहीं देखना है, मैं पिक करूंगा पहले। तो पिक मतलब उठाओ, चलो काम शुरू करो इस पे। मैंने पिक कर लिया भाई। अब वो पूछ रहा है कि बताओ कौन सी चीज के लिए पिक किया है, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, फलाना। हमने कहा चलो म्यूचुअल फंड के लिए पिक किया, अभी म्यूचुअल फंड की बात करेंगे इनसे। देखिए चीजें बदल गई, फोटो बदल गई, अगले सेशन में आ गया और अब उसको अगला टास्क बता रहा है, नेक्स्ट टास्क। क्या बोल रहा है नेक्स्ट टास्क, कॉल करो लीड को, कॉल करो लीड को बोल रहा है। 10 दिन का टाइम दे रहा है तुम्हें। अच्छा, तो दोस्तों ये SLA 10 दिन होगा कि 5 और 3, ये आप सेट करते हो, मैंने नहीं सेट किया है, ये तो डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ है। आप बोलोगे यहाँ 5 दिन का लिखो अवनीश जी, कोई मेरा स्टाफ 5 दिन से ज्यादा लगा है उसकी तनख्वाह काट लूंगा, तो ऑब्वियसली आप ऐसा कर सकते हो। नाउ आपने लीड पिक किया, आप में से कोई भी यहाँ पे अगर यही प्रोसेस फॉलो कर रहा होता एज एम्प्लॉय, तो क्या कॉल द लीड पे बटन दबाता? मैं तो नहीं दबाऊंगा। मैं बोलूंगा भाई ऐसे कैसे उठा के फोन कर दूं, पहले इसको थोड़ा व्हाट्सएप भेज दूं, कुछ मेल भेज दूं, कुछ अपने ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि अमित जी को मेल मिल गया? अभी हम सब यहाँ पे बैठे हैं और मैंने देखा एक सिग्नल, ये देखिए बाएं साइड में। तो मैंने क्या बताया था, पायलट की नजर रखिए, पायलट की नजर। पायलट को तुरंत देखना होता है क्या क्या हुआ। यहाँ आया, एक मेल गया और यहाँ सिग्नल, सिग्नल में क्या लिखता है, अमित जी ने क्लिक किया है, अमित जी ने क्लिक किया है। मेरे लिए तो लपक लेने वाली बात है भाई। अब तो मैं देखूंगा अमित जी ने क्या क्लिक किया है। ये देखिए मेल, मेल पे ये लिखा है कि SIP जरूर खोलना चाहिए और अमित जी आप दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हो जो सीरियस हो। सुनिए सर, 10,000 रुपया 12% से अगर लगाएंगे ना तो आप 1 करोड़ बना लेंगे 20 साल में साहब। इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए। अमित जी ने इस पे क्लिक किया था, उन्होंने इस पे कुछ भरा होगा, इसीलिए मुझे दिख गया कि क्लिक है और मैं अब इस पे लपकूंगा। लपकने का क्या मतलब है, मुझे अगला बटन दबाना है। अगला बटन क्या कह रहा है, कॉल करो लीड को, कॉल करो लीड को। हम अब करेंगे, अब हम तैयार हैं। हाँ, यहां 1 मिनट का हॉल्ट। आप लोगों को यह समझना है, अमित जी को जो मेल गया, क्या ये व्हाट्सएप भी जा सकता था? बिल्कुल जा सकता है। तो ईमेल डिफॉल्ट में फ्री है, देता है जोहो आपको, लेकिन व्हाट्सएप के लिए आपको खरीदना पड़ता है। जब आप व्हाट्सएप खरीदेंगे किसी कंपनी का, मेटा का, तो यहाँ पे व्हाट्सएप और ईमेल दोनों में जाने लगेगा चीज, तो और ज्यादा इंपैक्ट मिलता है पार्टी को और ज्यादा अच्छा लगता है पार्टी को, सेवा में शामिल होता है। चलिए, अब हम तैयार है कॉल करने को। अगर व्हाट्सएप इंटीग्रेटेड होता तो मुझे दिख जाता कि ब्लू टिक है कि ग्रीन टिक है, तो मुझे और अच्छा लगता। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। कॉल द लीड, कॉल द लीड में मैं स्टाफ हूं, मुझे अपने मालिक से महीने की तनख्वाह लेते समय बताना है, सर 100 घंटे काम किया हूं, सब 100 घंटे फोन लगाता हूं, कुछ पैसा बढ़ाइए सर मेरा। ये बात मैं कब बोल पाऊंगा, जब मैं अपना कॉल को रिकॉर्ड करूंगा, यानी टाइमिंग डालूंगा कि मैंने इस मिस्टर से कितने देर बात की, उससे कितने देर बात की, क्या बात की। वरना मेरा मालिक हमको कहां पैसे दे देगा, किस बात के दे देगा। तो एम्प्लॉयज को मजा आने लगता है, वो बोलते हैं हम कॉल में पूरा लिखेंगे भाई कितने देर का बात हुआ, कॉल उठा कि नहीं उठा, ताकि मेरी तनख्वाह पे जोर ना पड़े। तो वो झूठ लिखना चाहेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि कई तरीके हैं झूठ के पकड़ने के, वो आपको हम बताएंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला चीज इसने यहाँ पे फॉर्म भरा और दूसरी तरफ यहाँ पे नोट्स में देखिए क्या, लीड इंटरेस्ट इज कैप्चर्ड, ये लीड इंटरेस्टेड है बात करने में। ये अमित जी ने फॉर्म भर दिया था एक्चुअली मीनवाइल। तो हमारे पास आ गया नोट्स 2। ये देखिए जो डेटा यहाँ पे था ये डिफॉल्ट में बन गया था 10,000। हम अगर इसे 2,000 बना के मेल भेजना चाहते हैं, मान लो मैं एक एजेंट हूं
मुझे लगा मैं अमित जी को ऑटोमेटिक नहीं भेजूंगा, 10,000 नहीं भेजूंगा, मैं 2,000 भेजूंगा। तो मैं 2,000 का SIP का प्रपोजल भेजना चाहता हूं अगर, तो मैं अपनी तरफ से भी भेज सकता हूं। या सेंड मेल किया, अमित जी का मेल आ गया, मैंने इंसर्ट टेम्पलेट किया और कहा इलस्ट्रेशन MF ये भेज दीजिए। हवाई जहाज आपसे क्या बटन मांग रहा है, कह रहा है अब भाई साहब आप कांटेक्ट तो कर चुके हो पार्टी से, ये आपकी स्टेट है, अब अगला आप 3 में से एक बटन दबाइए। बटन 3 ही है, ऑप्शन 3 ही है, तो बेचारा एम्प्लॉय या स्टाफ आपका एक में से 3 में से एक ही दबाएगा। या तो बोलेगा कि भैया ये गाली दे रहा था इसको हटाओ, या कहेगा सर अभी उसने कहा है बाद में बात करो, तो ये वाला बटन दबाएगा। या फिर सर चलो उन्होंने कहा है चलो मेरा काम चालू करो, तो मैं स्टार्ट ऑनबोर्डिंग करने जा रहा हूं, तो चलिए मैं ये बटन दबाता हूं। मैंने स्टार्ट ऑनबोर्डिंग का बटन दबाया, क्लाइंट देखिए प्रोस्पेक्ट में खड़ा था अभी, अब ये जाने वाला है यहां से, बाएं में ध्यान दीजिएगा, ये बाएं से कूद के यहां चला जाएगा। तो मैंने जैसे ही बटन दबाया कि अमित जी पे, ये जंप हो गया, ये प्रोस्पेक्ट चला गया क्लाइंट में। नाउ जितनी चीजें आपने पहले जमा की थी, नोट्स वगैरह, ये सब यही है, कोई चीज मिस नहीं करी है। अब अगर उसने कोई आपको पैन आधार वगैरह भेज दिया था, तो अटैचमेंट भी आप यहाँ पे डाल दीजिए अपने, जो जो चीज उसने आपको भेजा था सब यहाँ अटैच करके डाल लीजिए, ठीक है, तो आपकी चीजें यहाँ आ जाएंगी। फिलहाल अभी आप तो एक पायलट की तरह बिहेव करने जा रहे हो। मैंने आपको कहा था कि आपका स्टाफ को वही करना है जो लिखा है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो दिमाग नहीं लगाने के चक्कर में यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस। अब वो हड़बड़ा के स्टार्ट रिस्क प्रोफाइलिंग के बजाय सीधे NSC या MFU में खाता खोलने लग गया और पार्टी को इन्वेस्टमेंट करवा दिया, तो आपका ड्यू डिलिजेंस फंस गया। ड्यू डिलिजेंस कहती है कोई भी क्लाइंट का बिना रिस्क प्रोफाइल किए अगर आपने दवाई बेची है, तो भाई साहब उसके मौत के जिम्मेवार आप ही होंगे। ये है ड्यू डिलिजेंस का पहला लाइन, सेबी का सेक्शन 147, कि अगर आपकी दवाई की दुकान है और आपके यहां से कोई आदमी खरीद के ले जाता है फिनाइल और उसको पी लेता है, तो मरने पे आप ही जिम्मेवार हैं, अगर आपने उसका रिस्क प्रोफाइल नहीं किया था या आपने उसे अनसुटेबिलिटी का चिट्ठी नहीं दिया था कि भाई साहब इसे पीना मत, ये चूहे मारने की दवा है, खाना मत, आपको ये फर्ज बनता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड के धंधे में ड्यू डिलिजेंस एक ऐसी महत्वपूर्ण भाषा है जहां पे कहा जाता है सेक्शन 147 में कि आपको ये करना ही है। मैं यहाँ पे कॉपी आप लोग को दे दूंगा, ये मास्टर सर्कुलर पेज नंबर 147 2012 का सारा पूरा मास्टर सर्कुलर है म्यूचुअल फंड का। मैं इस पे केवल 147 एक पल को खोल देता हूं ताकि आपके में से सब लोग कन्विंस रहें कि हाँ हम जो चीज सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि अगर आप अपने ग्राहक को सेवा दे रहे हो, एडवाइजरी यानी इंसिडेंटल एडवाइजरी, और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो प्रोडक्ट, तो ये ध्यान रखिए, नो एक्सेप्शन शैल बी मेड, all the product appropriateness is defined by the categorization and the best suited for investor within upper ceiling of risk appetite। और इसके साथ पूरी प्रोसेस भी दी हुई है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखने की है कि भाई DDQ का अंदाज पे मैंने ये बनाया है, तो मैंने उसी तरह से यहाँ लिखा। अब ये बेचारा आपका एम्प्लॉय बटन दबाएगा जिसमें लिखा है स्टार्ट, तो स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करते समय उसको मान लो एक पैन मिल गया, ABCD जो भी हमने डाल दिया, आगे बढ़ गया। यहां से आगे बढ़ेगा तो कहेगा कि बोल रहा है मार्क करो कंप्लीट। अब अगर आप स्टाफ होंगे तो क्या ये बटन दबाएंगे? झूठ थोड़ी बोलेंगे, पहले आप रिस्क प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तभी तो बटन दबाएंगे। तो इसीलिए मार्क एज रिस्क प्रोफाइल का जो बटन है, ये अगर झूठ में दबाएगा तो फंस जाएगा वो बच्चा, उसको तो रिस्क प्रोफाइल करके ही यहां पे आना है। तो अब वो गया रिस्क प्रोफाइल करने, तो कैसे करेगा? ये अमित जी का लेफ्ट साइड में सब आइटम जैसे मैंने कहा पड़ा है, रिस्क प्रोफाइल भी देखिए 1 नंबर पड़ा है, यानी रिस्क प्रोफाइल में 1 दिखा रहा है कि खुल गया, चलो चालू करो। अब ये अमित जी इस पे क्लिक करेंगे, मतलब ये RM क्लिक करेगा रिस्क प्रोफाइल पे, यहाँ दिख रहा है उसका कि अभी कोई कैटेगरी असाइन नहीं है, तो नाम पे क्लिक करेगा और जाएगा देखने की चलो अब मैं इसका कार्यक्रम चालू करूं। तो ये खोलेगा अपने सिस्टम पे, जैसे ये करेगा यहां उसको एक बटन दिख रहा है, एक मेल जा चुका है, उनको एक मेल गया कि अपना रिस्क प्रोफाइल भरिए साहब, आप मेरे यहाँ नया क्लाइंट बनने जा रहे हैं, एज पर द रूल आपको बनना है, आपका यहाँ लोगो नाम सब आ जाएगा और आप यहाँ पे स्टार्ट। आ गया ना, तो ठीक है। तो आप वो रिस्क प्रोफाइल, यही फॉर्म आपके पास गई होगी, आप उधर से इसका नाम वाम सब प्री फिल्ड है,
केवल इनको यहाँ पे अपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं। कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग में हो सकता है कि इसमें इंटरेस्टेड हो कि सर रिस्क प्रोफाइल पे चर्चा और हो जाए, तो आज नहीं, आप अगली बार रिस्क प्रोफाइल पे चर्चा करेंगे तो मैं सेबी का पूरा रेगुलेशन, नियम, कैसे रिस्क प्रोफाइल बनानी चाहिए। मान लीजिए अमित जी उधर से फॉर्म भर दिए, देखिए अमित जी ने भर दिया वहां से और इनका रिजल्ट आया है वेरी एग्रेसिव। अमित जी ने जो भी अपना फॉर्म भरा उस रिजल्ट से आया वेरी एग्रेसिव, और वेरी एग्रेसिव जैसे ही हमारे सिस्टम में ये छपा, हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि भाई साहब ये सब जवाब दिए उन्होंने, और उनको एक मेल चला गया, देखिए अमित जी को दोबारा। अमित जी ने खुद किया था तो ठीक, नहीं किया होता तो हम कर देते इधर से, तब भी उनको यही चिट्ठी जाती कि आप वेरी एग्रेसिव हैं भाई साहब, आपको बढ़िया स्कीम दी जाएगी, चिंता ना करें। हाँ, लेकिन आपको अगर एतराज है कि मेरे ये गलत बन गया है तो मॉडिफाई करिए, तो मॉडिफाई पे अगर अमित जी उधर से क्लिक मार देंगे तो फिर से वही फॉर्म खुल जाएगा और ये जो चेंज करना चाहे कर सकते हैं। तो हमारे पास वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा। कैसे रिकॉर्ड में आ जाएगा? देखिए सारा यहाँ टाइमलाइन बना रहता है, टाइमलाइन बना रहता है, हमने कब भेजा, पार्टी ने कब खोला, पार्टी ने क्या जवाब दिए, कितने बजे उसने बदला, ताकि कल को जब ड्यू डिलिजेंस हो या कोर्ट में हमें सुनाया जाए किसी बात के लिए कि जज साहब कहें कि तुमने इसका कैसे स्मॉल कैप लगवा के पैसा डुबा दिया, तो हम कहेंगे भाई साहब देखिए इन्होंने यहाँ पे माना था, इन्होंने हमसे मंजूर किया था और खुद हमने इनको बोला था कि चेंज करना तो करिए। और देखिए सर मेल भी इनका मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सर ओपन और क्लिक है, ये कैसे कह रहे हैं इनको नहीं पता था साहब, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, तो आप ड्यू डिलिजेंस के स्टेज 1 में एकदम साफ सुथरा बच लिए, अपने किसी भी अनहोनी घटना से अपने आप को बचा लिए, और डीडीक्यू का स्टेज 1 यहां लिख के कह रहा है कि हो गया, संतुष्ट रहो, तेरा स्टेज 1 कंप्लीट। अब स्टेज 2 की बात कर रहा है। स्टेज 2 है कि भाई अगला बटन दबाओ गोल क्रिएट करने का, तो फिर से बेचारा बच्चा अपना दबा रहा है बटन, बटन दबाएगा गोल क्रिएट करने का, तो फिर बोल रहा है मार्क करो, अब झूठ तो बोलेगा नहीं, तो गोल यहाँ खुल गया है तो गोल बनाएगा, गोल बनाने के लिए फिर अमित जी के गोल शीट पे जाएगा और गोल बनाना शुरू करेगा। तो हमने यहाँ पे गोल बना दिया क्विक क्विक, गोल का टाइटल रखा 1 करोड़, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट आज की ले ली और एंड डेट हमने सोचा 10 साल बाद का ले लेते हैं, और 10 साल बाद यानी कि हमने 2035 का एक गोल प्लान कर लिया। मेल गया, इस मेल में गया, मेल और व्हाट्सएप दोनों चल रहा है साथ साथ। हाँ, इसमें गया साहब आपका गोल बन चुका है, धन्यवाद, आपने 10 साल के लिए 12% पे 5% की इन्फ्लेशन पे बनाया गोल नंबर 1, 70,000 रिक्वायर्ड है एसआईपी आपकी, और आपका लमसम इतना रिक्वायर्ड है। तो ऐसे 1 गोल 2 गोल 3 गोल जितने गोल यहाँ पे रहेंगे सब टोटल मिला के यहाँ पे समरी बन जाएगी। तो दोस्तों ये टेम्पलेट एकदम ब्यूटीफुली पार्टी के पास डिस्क्लेमर के साथ चली जाती है, व्हाट्सएप होगा तो व्हाट्सएप पे इसी का दूसरा मॉडल चला जाता है। ये सीआरएम कंप्लीट हुआ और वापस आता है आपका आरएम पीछे। जब ये दोनों काम करता है तो आरएम को सिखाया जाता है कि तुम चिंता मत करो, पार्टी कोई गोल ना बोले तब भी तुम झूठ मूठ का 1 करोड़ बना दो, 50 लाख तो बना ही दो, कोई आदमी 5 लाख लगाना चाहता है उसका 50 बना दो, 10 लाख लगा रहा है उसका 1 करोड़ का बना दो। खुद ही पार्टी उधर से पलट के कहेगी अरे क्या तुमने बनाया यार, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो बाद की बात है। नाउ अब सोचिए अगर आप स्टाफ होते तो आपका दूसरा लक्ष्य क्या था? ये तो आप बटन दबाए जा रहे हैं, लेकिन भैया अपने टास्क भी तो बंद करेंगे। तो टास्क जो यहाँ पे खुली पड़ी है, वो टास्क खुली है कि स्टार्ट रिस्क प्रोफाइल, वो तो आप कर चुके हैं, तो इसको कंप्लीट बोलिए, नहीं तो आपकी तनख्वाह कटेगी। तो आपने टास्क बंद करना भी काम है आपका, है ना, खाली खोलना नहीं काम है, टास्क बंद भी करना है। चलिए टास्क बंद हो गए, अब आपके सामने क्या बटन दिखा रहा है कि मार्क करो गोल क्रिएटेड, कह रहा है हाँ भाई कर दिया मैंने, कर दिया, सत्य वचन। अब उसको कह रहा है अब बनाओ यूसीसी, यूसीसी आईएन आप लोग जो भी नाम बोलते हो, कैन, बोलेगा चलो भाई यूसीसी का काम कार्यक्रम चालू करो, जो जो अटैचमेंट वो पार्टी यहाँ करेगी सब दिखने लगेगा, और आपका एक पूरा एनएससी में जाके फिर आप इसी को फर्दर फीड करिए, प्लेटफॉर्म आईडी बनाइए, आईडी बन गई तो वापस अमित जी में आइए और कहिए कि मैंने आईडी बना दी साहब। चलिए आईडी बन गई, स्टोरी ओवर, आपके स्टेज 3 तक खत्म का कहानी, और आप एक्टिविटी में जाके कहेंगे साहब मेरी एक्टिविटी यूसीसी की भी खत्म, बंद, आई हैव डन इट। नाउ व्हाट इज द जॉब? नाउ द नेक्स्ट जॉब ऑफ द टीम इज, यूसीसी बन गई, सब बन गया, तो भाई अब धंधा करो, चलो। तो धंधा करने के लिए यहाँ प्रपोजल का बटन खुला हुआ है, आपको एक प्रपोजल देना जरूरी है, और ये प्रपोजल यहाँ अमित जी को अभी जाने वाला है।
इसमें भी हो गया। और अब आप इसका मेल भेजना चाहते हो प्रपोजल का, तो पार्टी को ये प्रपोजल भेजना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे और लिखेंगे कि SIP प्रपोजल। ये देखिए पूरा आपका अमित जी के नाम प्रपोजल ड्राफ्ट हो गया, ये जाने वाला है। लोगों को आपके ऊपर जब आपकी डिजाइन हो जाएगी, जब आप प्रपोजल भेजेंगे तो लिख रहा है कि आपका टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट 60,000 का है। एवरेज SD पूरे अलग अलग स्टैंडर्ड एविएशन है, हम आपको 64 की SD दे रहे हैं, 14 की शार्प रेशियो दे रहे हैं, 0.14 की सॉर्टिनो मेरे पास अभी एवरेज नहीं आया है, तो कुछ कैलकुलेशन अभी डमी में नहीं हुआ है। तो ये क्यों बताना पड़ता है आपको? अगर हाई रिस्क कस्टमर है तो 10 के ऊपर की SD आप देते हैं, आपका कंजर्वेटिव है स्टैंडर्ड डेविएशन 5 तक देते हैं, मॉडरेट है 10 से 12 देते हैं, वेरी एग्रेसिव है 15 के ऊपर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क क्राइटेरिया होता है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ ये सब कहानी यहाँ चल रही है। अगर आप ऐसे करके यहाँ पे किसी भी मेनू में खोलेंगे तो देखिए सारे प्रपोजल दिखेंगे आपको जीवन भर के जो आपने बनाए हैं। तो आपके पास प्रपोजल एक जमाना ऐसा आएगा जब मैं ऑडिटर हूं, मान लो मैं आपके घर आता हूं और मुझे 1000 प्रपोजल दिखते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन लिंक उसी पीरियड में 1200 हैं, तो मैं आपको पेनल्टी पे डाल दूंगा और सेबी में लिख दूंगा कि भाई साहब इनका प्रपोजल कम है, ट्रांजैक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर मैं प्रपोजल 1200 और ट्रांजैक्शन 600, मैं मोटा मोटी समझ लूंगा कि आपका ठीक ठाक मामला चल रहा है, यानी प्रपोजल भेजते हैं और उसी के बाद ही ट्रांजैक्शन लिंक जाती है। नाउ अब आप पूछेंगे कि प्रपोजल अमित को एक्सेप्ट करना है तभी आगे बढ़ेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रपोजल यहाँ पे चला गया, उसने अगर ओपन भी कर लिया हुआ है तो ठीक है, नहीं ओपन किया है तो बस थोड़ा खतरा रहता है। तो लोग फोन करके कहते हैं सर एक बार देख तो लीजिए ना सर, क्योंकि ओपन होते जोहो आपके IP एड्रेस को कैप्चर कर लेता है और यहाँ क्रिएट एंड टाइमलाइन में उसको लिख देता है। टाइमलाइन में जब हमारे पास आ जाता है तो हम फिर सेफ हो जाते हैं किसी भी विवाद से। चलिए, तो वापस आए हम अमित जी पे, और अमित जी में मैंने कहा कि हाँ भाई, और हम ट्रांजैक्शन फ्लो कर रहे थे, हम तो बना रहे थे प्रपोजल का ट्रांजैक्शन फ्लो। तो सॉरी, यहाँ पे आए और ये टास्क कंप्लीट कर लिया कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। अब मैं ट्रांजैक्शन पे चलता हूँ, अब मेरा कहानी चालू, अब मेरा प्रपोजल कंप्लीट। मैं एक ट्रांजैक्शन खोलने जा रहा हूँ इस पार्टी का। ट्रांजैक्शन खोलने जाऊंगा तो नाम रखूंगा से SIP फॉर अमित जी, और मैं ईमेल उमेल जो डालना है वो डाल दूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, वही सेम ईमेल जो मैंने वहां पे था वो डाल दिया और आगे बढ़ता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये म्यूचुअल फंड के पाइपलाइन में जाऊंगा, अब देखिए ट्रांजेक्शन फ्लो मुझसे क्या मांग रहा है। अब ट्रांजेक्शन फ्लो भी पायलट की तरह कह रहा है, सुनो स्टेज हिस्ट्री 1 है, अभी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे अब धंधा मिले नहीं मिले, चलो आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। तो मैं यहाँ बटन दबा रहा हूँ चेक एंड अपडेट रिस्क प्रोफाइल। चेक एंड अपडेट में कह रहा है कि भाई रिस्क प्रोफाइल तो तेरा ब्लैंक है, ऐसे कैसे, पहले रिस्क प्रोफाइल मैप करो। यहाँ आपको नहीं देगा चुनने, बोलेगा जाओ बना के आओ। तो हम कैसे बनाएंगे, हम तो बना चुके हैं इनका। तो ये देखिए यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल हमको खोजना होगा, कौन सा था, हमने कहा ये था अमित जी का रिस्क प्रोफाइल, ये वाला लीजिए सर, मैंने मैप कर दिया। अमित जी का मैंने जो गोल बनाया है, वैसे ऑटोमेशन में ये खुद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ तो आपके ये रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से अमित जी का गोल भी मैप कर दिया और जो प्रपोजल अमित जी को भेजी है वो भी मैप कर दी, तीनों चीज मैंने यहाँ मैप कर दिया। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा अगला कदम, तो ये कह रहा है हाँ देखिए अमित जी का रिस्क प्रोफाइल मैप्ड है, चलिए आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ गया, कह रहा है चलो अमित जी का गोल शीट चेक करो। मैंने कहा चेक कर लिया सर, बना हुआ है, देखिए सर मैप्ड है, चलिए गुड, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बोला है यूसीसी देखो, यूसीसी। हमने कहा यस सर यूसीसी मैप्ड नहीं है, अच्छा छूट गया सर, मैं अभी यूसीसी भी मैप करता हूँ। तो यहाँ पे यूसीसी भी मैप करेगा जो बनाया है, तो कह रहा है ये सर यूसीसी मैप हो गया, ठीक है सर चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ आगे बढ़िए, यूसीसी है, ओके डन है। अच्छा अब बताइए सर, प्रपोजल इनको भेजा है? हाँ जी सर प्रपोजल भी देखिए ये वाला प्रपोजल है, ठीक है डन है, आगे बढ़िए। कह रहा है अच्छा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ उनसे? जी सर एक्सेप्ट हो गया, देख लिया उन्होंने, चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा है अब बताइए, अब लिंक भेजो। तो बोल रहा है अच्छा सर लिंक भेजूं, मैं बताइए कौन सा ट्रांजेक्शन आईडी के रेफरेंस में लिंक भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो खुद उठा लेना चाहिए, अभी फिलहाल यहाँ पे कोई पिकअप इशू होगा। और ये सब खुद, ये सब लॉक है, ये सब खुद भरेंगी, ट्रांजेक्शन लिंक अमाउंट चीजें सब वहीं पे फॉर्म पे आपको भरना होगा। फिर आप बोलेंगे कि और डोज चाहिए, तो हम अगला डोज जो होना चाहिए, जो इन नॉलेज डोज होनी चाहिए, वो मार्केटिंग की ओर होनी चाहिए कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। अभी तक तो सब प्रोसेस मैनेजमेंट चल रहा था,